फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं 20 जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करते हैं कि ये सारे प्रश्न आपके आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, चलते अपने प्रश्न की तरफ। तो हमारा पहला प्रश्न है, पानीपत का युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर और मेदिनी राय, बाबर और महमूद लोदी, बाबर और राणा सांगा, बाबर और इब्राहिम लोदी। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा बाबर और इब्राहिम लोदी, क्योंकि देखिए ये जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। अब बात करते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1526 में। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो 1556 में। जबकि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, तो 1761 में। अब बात करते हैं दोस्तों 1526 का युद्ध, ये किसके किसके बीच, तो आपका ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसके अलावा बात करते हैं 1556 में। 1556 में जो ये पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था ये किसके किसके बीच हुआ था, तो दोस्तों ये युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच। अकबर और हेमू, ठीक है, हेमू के बीच हुआ था। जबकि पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में ये किसके बीच हुआ था, तो दोस्तों ये युद्ध हुआ था मराठा और अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। ये 3 युद्ध थे। बात करें इसके अलावा बाबर के द्वारा जो प्रमुख युद्ध थे वो कौन कौन से थे, तो ये था पान खा, पान खा चांद के घर जा। दोस्तों, बात करें पानीपत का प्रथम युद्ध ये कब हुआ था, तो 1526 में। किसके किसके बीच, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। खानवा का युद्ध जो ये हुआ था 1527 में, ये किसके किसके बीच हुआ था, दोस्तों बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। अगला है चंदेरी का युद्ध, ये युद्ध हुआ था 1528 में, ये किसके किसके बीच हुआ था, तो दोस्तों बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। जबकि ये अंतिम है घाघरा का युद्ध 1529 में, ये किसके किसके बीच हुआ था, तो बाबर और महमूद लोदी के बीच। तो दोस्तों ये बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध थे, जिनमें इन चारों युद्ध में बाबर की विजयी हुई थी। ठीक है। ये पानीपत का जो प्रथम युद्ध है, इसी युद्ध को भारत में मुगल वंश का न्यू कहा जाता है। ठीक है, स्थापित न्यू कहा जाता है किस युद्ध को, तो पानीपत का प्रथम युद्ध को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया? 5 फरवरी 1920, 13 अप्रैल 1920, 5 फरवरी 1922 या 13 अप्रैल 1919। दोस्तों, रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया, तो इसका सही आंसर होगा 13 अप्रैल 1919 को। अब बात करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। 13 अप्रैल 1919 में, ठीक है, रॉलेट एक्ट पारित किया गया जिसे काला कानून कहा गया। क्योंकि देखिए ये जो काला कानून दिया गया किससे क्यों दिया गया, क्योंकि दोस्तों ये जो रॉलेट एक्ट था ये ऐसा एक एक्ट था जो बिना दलील बिना वकील वाला इसे कानून कहा गया, इसीलिए इसे काला कानून कहा गया। क्योंकि इसमें किसी भी व्यक्ति को जैसे तैसे बिना मतलब के बिना किसी रीजन के, ठीक है, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता था। इसीलिए इस रॉलेट एक्ट को काला कानून की घोषणा दिया गया। इस एक्ट के द्वारा पंजाब के 2 प्रमुख नेता सैफुद्दीन किचुली और डॉक्टर सतपाल को गिरफ्तार कर लिया गया तथा इनकी गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया, जिस सभा पर सेनापति जनरल आर डायर के द्वारा निहत्थे जनता पर गोली चलाने का आदेश दे दिया गया। इस घटना में हजारों लोगों की मृत्यु हो गई, जिस घटना को ही जालियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नानागार का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या सुरकोटदा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो। ठीक है। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो से किस किस चीज़ की प्राप्ति हुई है। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो से आपका सूती कपड़ा, इसके अलावा यहाँ से कांसे की डांस की मूर्ति, कांसे की डांसर की मूर्ति की प्राप्ति हुई है। साथ ही यहाँ से हाथी का कपाल, हाथी का कपाल भी प्राप्त हुआ तथा यहाँ से विशाल अन्नागार, विशाल अन्नागार की प्राप्ति हुई है। इसके अलावा बात करें मोहनजोदड़ो से, आपका यहाँ से सबसे चौड़ा सड़क, सबसे चौड़ा सड़क, इसके अलावा यहाँ से पशुपति शिव की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। चलते हैं दोस्तों लोथल से। तो दोस्तों लोथल की बात करें तो यहाँ से स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह इसको कहा जाता है। ठीक है, स्वास्तिक चिन्ह का अवशेष प्राप्त हुआ है। इसके अलावा यहाँ से
मेसोपोटामिया की मुहर भी प्राप्त हुई है। इसके बाद अलावा इस शतरंज का चेस बोर्ड, शतरंज का चेस बोर्ड की प्राप्ति कहाँ से हुई है? तो लोथल से। ये जो लोथल, मोहनजोदड़ो का ये जो लोथल जगह था, ये लोथल एक बंदरगाह स्थल था। कैसा स्थल था? बंदरगाह। ठीक है। बात करते हैं दोस्तों कालीबंगा। तो कालीबंगा किससे किसकी चीज़ की प्राप्ति हुई है? तो दोस्तों कालीबंगा की जो प्राप्ति हुई है, यहाँ से चूड़ी का प्रमाण प्राप्त हुआ है, चूड़ी का प्रमाण। इसके अलावा यहाँ से अग्निकुंड प्राप्त हुआ है, साथ ही चम्मच का अवशेष भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा बात करें सुरकोटदा। दोस्तों सुरकोटदा से जो है आपके घोड़े का अवशेष, घोड़े का अवशेष, साथ ही यहाँ से कलश समाधान का अवशेष प्राप्त हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट, इंद्रधनुष किसके कारण बनता है? अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या व्यतिकरण? दोस्तों इंद्रधनुष का किसके कारण बनता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसके अलावा पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर और कौन सी घटनाएं होती हैं? तो दोस्तों जैसे तराशा हुआ हीरा का चमकना, फिर जाके जल में डूबी हुई परख नली का चमकना, या फिर किसी कांच के गिलास में जब दरार आ जाता है तो उसमें चमकना, रेगिस्तान में मृग मरीचिका का बनना, बरसात के समय आसमान में इंद्रधनुष का बनना। इसके अलावा ये सारी जो घटनाएं होती हैं किसका, ये सारे के सारे किसके उदाहरण है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। बात करते हैं अपवर्तन के कारण कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। तो दोस्तों अपवर्तन के कारण जैसे बात करें जल में डूबा हुआ कोई छड़, जब हम किनारे से देखते हैं तो वो छड़ जो है थोड़ी सी टेढ़ी दिखाई देती है। इसके अलावा नदी या तालाब को किनारे से जब देखते हैं तो उसका जो तल होता है वो वास्तविक गहराई से थोड़ा ऊपर उठा हुआ महसूस होता है। इसके अलावा पानी में अगर कोई सिक्का डूबा हुआ है तो हम सिक्के को जब किनारे से देखते हैं तो उसका तल भी क्या होता है? की तरफ उठा हुआ ऐसा प्रतीत होता है। उसके बाद बात करें रात के समय तारे का टिमटिमाना किस पे आधारित है? तो अपवर्तन के कारण होता है। उसके बाद सूर्योदय से 4 मिनट पहले तथा सूर्यास्त के 4 मिनट बाद भी आसमान में सूर्य का दिखाई देना, ये सभी घटनाएं किस पर आधारित है? तो अपवर्तन पे। बात करते हैं वर्ण विक्षेपण। तो दोस्तों वर्ण विक्षेपण की जो घटना होती है, जब किसी सूर्य प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो यहाँ से क्या होता है? प्रकाश के ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसे हम कहते हैं विग्बियोर। ठीक है, विग्बियोर। ये सब क्या होता है? किस पे आधारित होता है? मतलब रंगों का विक्षेपण किस पे आधारित होता है? तो वर्ण विक्षेपण पे। बात करते हैं व्यतिकरण। तो दोस्तों ये प्रकाश का व्यतिकरण होता है, प्रकाश में व्यतिकरण होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड, मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर? तो दोस्तों त्वरण का जो मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है। बात करें त्वरण बराबर क्या होता है? तो वेग में परिवर्तन बटा समय। ठीक है, वेग में परिवर्तन बटा समय। और वेग बराबर होता है मीटर प्रति सेकंड, और नीचे क्या है? सेकंड, यानी ये सेकंड और ये सेकंड नीचे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, 28 अक्टूबर से 10 नवंबर 2022 में कहाँ पर सरस फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया? बेंगलुरु, नई दिल्ली, हैदराबाद या जयपुर? दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो आपका नई दिल्ली। सरस फूड फेस्टिवल, ठीक है, ये कहाँ पे आयोजन किया गया? तो नई दिल्ली 2022 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता? नाइजीरिया, जर्मनी, कोलंबिया या स्पेन? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा स्पेन। ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, इस खेल का जो आयोजन किया गया था ये अपने भारत में ही किया गया था। ठीक है, भारत में कहाँ पे? तो मुंबई में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के द्वारा मोबाइल फीचर के लिए किस नाम से यूपीआई पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया गया? यूपीआई 11 पे, यूपीआई 999 पे, या यूपीआई 123 पे, या यूपीआई 332 पे? दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा यूपीआई 123 पे। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, कृत्रिम वर्षा किसके कारण होती है? सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड या पोटेशियम क्लोराइड? तो दोस्तों कृत्रिम वर्षा जो कराई जाती है वो सिल्वर आयोडाइड के कारण होता है। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, कालबेलिया किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात या
आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों ये कालबेलिया जो है ये राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है। राजस्थान में जो होता है, इसके अलावा घूमर, राजस्थान में इसके अलावा कौन कौन सा है, घूमर, फिर जाकर चाकरी, इसके बाद से गणगौर, ठीक है। ये सारे के सारे कहाँ के लोक नृत्य हैं, तो राजस्थान के। इसके अलावा बात करें महाराष्ट्र में, तो दोस्तों महाराष्ट्र में तमाशा, लावड़ी, नकाटा, दही कला और दस अवतार, ये सभी के सभी कहाँ के लोक नृत्य हैं, तो महाराष्ट्र के। बात करते हैं गुजरात में, तो यहाँ का गरबा, डांडिया, टिप्पाणी, ये सभी के सभी किस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं, तो गुजरात के। इसके अलावा बात करें आंध्र प्रदेश, तो दोस्तों यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण है लोक नृत्य कुचिपुड़ी। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, कि कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है, तो आंध्र प्रदेश। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, किस रंग का अपर्तनांक सबसे अधिक होता है, लाल, बैगनी, हरा, पीला या पीला, चार, ठीक है। तो बात करते हैं किस रंग का अपर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो दोस्तों इसमें सही आंसर होगा बैगनी। अब बात करते हैं, देखिए ये जो बैगनी होता है इसका अपर्तनांक तथा प्रकीर्णन, ये दोनों के दोनों क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है बैगनी का। तो अपर्तनांक के बारे में पूछे या प्रकीर्णन के बारे में पूछे, ये दोनों सबसे ज़्यादा किसका होता है, बैगनी का। जबकि लाल का क्या होता है, तो केवल तरंग धैर्य, केवल तरंग धैर्य सबसे अधिक होता है, बाकी सब क्या होता है, इसका कम होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, किसी भी धातु की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा, जो धातु की प्रकृति होती है वो क्षारीय होता है, ठीक है। कैसा होता है, क्षारीय होता है। अब बात करते हैं, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, धातु और अधातु। दोस्तों देखिए अधातु में अ लगा है, तो इसका प्रकृति कैसा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा, क्योंकि अम्लीय में भी अ लगा हुआ है और धातु में भी अ लगा हुआ है। तो बाकी जो बचा धातु वो कैसा हो जाएगा, तो क्षारीय, यानी धातु की प्रकृति क्षारीय तथा अधातु की प्रकृति अम्लीय होता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या होता है, CaSO4 इंटू 2H2O, KlSO4 ट्वाइस 24H2O, HNO3 प्लस HCl या CH3COOH। तो दोस्तों जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaSO4 इंटू 2H2O, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं ये वाला जो ऑप्शन है KalSO4 का ट्वाइस 24H2O, दोस्तों ये जो है फिटकरी का रासायनिक सूत्र है, फिटकरी। जबकि HNO3 प्लस HCl इसे कहा जाता है सांद्र सांद्र नाइट्रिक अम्ल एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दोस्तों इसे ही अम्लराज भी कहा जाता है, अम्लराज, जिसमें इसमें स्वर्ण घुलनशील होता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है कि बताइए स्वर्ण जो होता है, सोना किस में घुलनशील होता है, तो अम्लराज में, ठीक है। इसके अलावा बात करें, हमारा ऑप्शन चौथा है CH3COOH। दोस्तों इसे ये सिरका कहा जाता है, ये सिरका का रासायनिक सूत्र है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था, श्रावस्ती, सारनाथ, कुशीनगर, पाटलिपुत्र, ठीक है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा सारनाथ, ठीक है। देखिए ये धर्मचक्र परिवर्तन का मतलब होता है कि महात्मा बुद्ध के द्वारा पहला उपदेश कहाँ दिया गया था। तो बात करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो सबसे पहले ये सारनाथ के मृतदाव जंगल पहुँचे, जहाँ पे इनके द्वारा अपने 5 मित्रों को उपदेश दिया गया, जिसे ही बौद्ध संघ में धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। अर्थात महात्मा बुद्ध के द्वारा पहला उपदेश कहाँ दिया गया था, तो सारनाथ में। उसके बाद महात्मा बुद्ध वहाँ से श्रावस्ती चले गए और वहीं पे सबसे ज़्यादा इनके द्वारा वर्षा काल बिताया गया, सबसे ज़्यादा वर्षा काल, और यहीं पे इनके द्वारा सबसे ज़्यादा उपदेश भी दिया गया। तो क्वेश्चन पूछता है सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया गया, तो श्रावस्ती में, जबकि पहला उपदेश कहाँ दिया गया, तो सारनाथ में। जबकि कुशीनगर में दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई थी। जबकि इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बोधगया में, बिहार के बोधगया में, निरंजना नदी, फाल्गु नदी के किनारे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है,
केबुल लामजाओ। मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों ये जो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका मणिपुर में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा बात करें मणिपुर में और कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, तो मणिपुर में सिरोही, सिरोही और केबुल लामजाओ, ठीक है। दोस्तों ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लामजाओ, जो कहाँ पे है, भारत के मणिपुर में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, पापीकोंडा पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा यहाँ से श्री वेंकटेश्वर, ठीक है। इसके अलावा बात करें तमिलनाडु। दोस्तों तमिलनाडु में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं, तो यहाँ है आपका मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण है गोएंडी राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा यहाँ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी पाया जाता है, जिसे ही अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले, अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सा, तो यहाँ पे एक सबसे महत्वपूर्ण है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। इसके अलावा मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया था, भारत में क्रिप्स मिशन 1940, 1942, 1946 और 1945। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा 1942, यानी 1942 में भारत में क्रिप्स मिशन आया था। बात करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार को यह विश्वास हो गया कि अब भारतीयों की मांग को अधिक दिन तक नहीं टाला जा सकता, और साथ ही अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि देशों ने भी ब्रिटिश सरकार पर काफ़ी दबाव बनाने लगे। अंततः 1942 में स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में, किसके अध्यक्षता में, तो स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक आयोग भारत भेजा गया, जिसे ही क्रिप्स मिशन कहा गया, जिसमें ये कहा गया कि युद्ध जीतने के बाद भारतीयों के लिए एक संविधान बनाया जाएगा, जिसका निर्माण संविधान सभा करेगा, और इस संविधान सभा का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभा के द्वारा किया जाएगा। किंतु महात्मा गांधी के द्वारा इस मिशन को पोस्ट डेटेड चेक, कौन सा चेक, पोस्ट डेटेड चेक, मतलब अग्रिम तिथि में भुगतान होने वाला चेक की उपाधि दे दिया तथा इसे अस्वीकार कर दिए। साथ ही साथ लगे हाथ जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसमें एक शब्द जोड़ दिया गया, जिसे दिवालिया होने वाला बैंक भी ये शब्द जोड़ दिया गया, और इस योजना को क्या किया गया, मतलब अस्वीकार कर दिया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट दोस्तों थोड़ा सा इसमें एक और चीज़ समझ लेते हैं। 1946, दोस्तों 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था, कैबिनेट मिशन, यानी क्रिप्स मिशन 1942 में, जबकि कैबिनेट मिशन 1946 में। क्वेश्चन पूछता है कि बताइए भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था वो किस योजना पे आधारित था, तो कैबिनेट मिशन योजना पे आधारित था, ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, राष्ट्रपति का महाभियोग किस अनुच्छेद से संबंधित है, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 60 या अनुच्छेद 61। दोस्तों राष्ट्रपति पे जो महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है वो अनुच्छेद 61 के तहत लगाई जाती है। अब थोड़ा इसको समझ लेते हैं। राष्ट्रपति से प्रमुख अनुच्छेद, पकानी कोका, दुयोदशम, प का मतलब होता है राष्ट्रपति का पद, का मतलब होता है राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रधान, नी का मतलब होता है राष्ट्रपति का निर्वाचन, को का मतलब होता है राष्ट्रपति का कोटा, राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति की दोबारा नियुक्ति, राष्ट्रपति की योग्यता, राष्ट्रपति की दशा, राष्ट्रपति का शपथ और राष्ट्रपति पे महाभियोग। ये दोस्तों यहाँ से शुरू होता है 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 और 61।
52, 53, 54, 55, 56, ये 57, यहाँ पे 58, 59, 60 और 61। दोस्तों ये जो महाभियोग की जो प्रक्रिया लगाई जाती है किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 61 के तहत। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये चीज़ समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, किस नदी को बूढ़ी या वृद्ध गंगा कहा जाता है? गंगा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र या गोदावरी? तो दोस्तों बूढ़ी गंगा के नाम से गोदावरी को जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा बात करें कि बताइए दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा भी गोदावरी को ही, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है। इसके अलावा बात करें भारत की सबसे लंबी नदी किसे कहा जाता है? तो गंगा को, जो कितना होता है 25-25 किलोमीटर। ठीक है, जबकि बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की जो लंबाई होती है टोटल 2900 किलोमीटर होता है। कितना? 2900 किलोमीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, अभिज्ञान शकुंतलम नामक पुस्तक रचयिता कौन थे? कालिदास, अबुल फजल, अलबरूनी या कबीरदास? दोस्तों इसका सही आंसर होगा कालिदास। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने मेघदूतम, मेघदूतम, रघुवंशम, विक्रमोर्वशीय, 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 ठीक है, ऋतु संहार, ये सारी की सारी पुस्तकें किसके द्वारा लिखा गया था? तो कालिदास के द्वारा। बात करते हैं अलबरूनी। तो दोस्तों अलबरून का एक सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है किताबुल हिंद, किताबुल हिंद। ठीक है, इस पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो अलबरूनी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, कौन से पंचवर्षीय योजना 4 वर्ष की थी? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या पांचवी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा पांचवी। अब बात करते हैं थोड़ा सा पंचवर्षीय योजना के बारे में समझ लेते हैं। दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना जो लाया गया था वो 1951 से 1956 तक। दूसरा 1956 से 1961। तीसरा 1961 से 1966 तक। ये 3 पंचवर्षीय योजना लगातार लाया गया। उसके बाद से 67, 68 और 69, ये 3 वार्षिक योजना चला था। ठीक है, तो तीसरा ये था 3 पंचवर्षीय योजना। इसके बाद जो आया चौथा पंचवर्षीय योजना वो 1969 से 1974 तक, ये चौथी पंचवर्षीय योजना थी। जबकि 1974 से 1978 ये पांचवी पंचवर्षीय योजना थी, जो 5 वर्ष का ना होकर के बल्कि कितने साल का था? 4 वर्ष का था। ठीक है,